दोस्तों, बहुत से लोग अभी भी सही मायने में ज्योतिष शास्त्र से पूरी तरह शुभ फल या उसका सदुपयोग जो है वो नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत से मित्रों के, भाई बंधुओं के कमेंट पढ़ता हूं तो अचंभित हो जाता हूं कि अभी भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो लाभ आपको मिलना चाहिए, आप उसका पूर्ण लाभ जो है नहीं ले पाते। ये जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं राशिफल से या लगन फल से या दशा फल से, इनको बनाने के पीछे एक ही मकसद रहता है कि आप अपने आगे आने वाले समय के अनुरूप अपनी प्लानिंग कर सकें। यदि आपका समय शुभ आने वाला है तो आप उसके मुताबिक अपने योजनाओं को प्लान कर लें। यदि आपका समय आगे चल करके अशुभ आने वाला है तो आप उस अशुभ समय के अनुसार अपने आप को ढाल लें, सतर्क रह जाएं और अपनी प्लानिंग को उस मुताबिक ही, अपनी योजनाओं को उस मुताबिक प्लान कर लें, एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन जब देखता हूं कि बहुत लोगों के कमेंट्स जो हैं उनको मालूम ही नहीं कि वो मतलब जो कमेंट कर रहे हैं। अब जैसे राशिफल की बात करें, राशिफल में ऐसा तो नहीं 9 ग्रह बैठे हैं, 9 के 9 ग्रह बैठे हैं। कोई ना कोई ग्रह आपके शुभ स्थान पर जाएगा, कोई ना कोई ग्रह आपके अशुभ स्थान पर जाएगा। इनका आपस में युति योग भी बनेगा। किसी की दृष्टि किसी भाव पर होगी, किसी की दृष्टि किसी अन्य भाव पर होगी, किसी की दृष्टि किसी अन्य ग्रह पर होगी। तो सदैव आपको शुभ फल ही मिलेगा यह जरूरी नहीं, और सदैव आपको अशुभ फल ही मिलेगा यह भी जरूरी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको मीठी चाशनी में लपेट करके शब्दों के माया जाल में फंसा लूं, क्योंकि मुझे वो उस प्रकार की ज्योतिष आती नहीं है। या यूं कह लीजिए कि मेरी जो ये राशिफल होता है ये स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो मैं जो राशिफल या जो फलादेश बोलता हूं वो यहां बोर्ड पर जो भी ग्रहों की चाल है और जो भी उस समय दिमाग में, मस्तिष्क में आया उसके मुताबिक वही बोल देता हूं। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को चाशनी में लिपटे हुए शब्द ज्यादा पसंद हैं और उनको हमेशा अच्छा ही अच्छा सुनने को चाहिए। लेकिन मैं, माफ कीजिएगा, आप लोगों की इस मामले में कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा यहां पे मकसद है ज्योतिष को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना। यदि सही है तो सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। यदि आपका समय अच्छा आने वाला है तो मैं उसको अच्छा कहूंगा। यदि आपका कठिन चुनौतियां, परिस्थितियां आने वाली हैं तो मैं उसके बारे में वैसे ही बोलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सहमत भी होंगे और सच सुनना भी चाहते होंगे। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। देखिए, ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहेगी। इस महीने भी, अप्रैल के महीने में भी 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले गुरुदेव यानी कि बृहस्पति जो हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके पश्चात सूर्यदेव 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी अपनी उच्च राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल भी अपनी वृषभ राशि से निकल करके 13 अप्रैल को मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध जो हैं, बुध भी इसी महीने 1 अप्रैल को ही अपनी नीच राशि मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहेगी और ग्रह जो हैं अपनी स्थिति के अनुसार आपको शुभ या अशुभ फल प्रदान करते रहेंगे। और राशिफल देखने का मतलब यह होता है कि आप अपने आने वाले समय के अनुसार अपनी योजनाओं को बना लें, ताकि आप उस समय से आसानी से निपट सके।
तभी ये राशिफल जो है आपके लिए सार्थक। अभी बहुत से लोग कहते हैं राशिफल चंद्र से क्यों नहीं, लगन से क्यों? अरे भाई, जब कुंडली लगन से बनती है, सारी कुंडली आप लगन से देखते हैं, आपका दशा अंतरदशा लगन से चेक करते हैं, तो फिर राशिफल चंद्रमा से क्यों चेक करना? राशिफल चंद्रमा से उनके लिए चेक किया जाता है जिनको अपने जन्म समय जन्म तिथि का ज्ञान ना हो। लेकिन यदि आपको अपनी जन्म तिथि व जन्म समय का सही ज्ञान है तो फिर आप लगन से ही देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दशा अंतरदशा बताती है कि आपका राशिफल आपको कैसा और क्या फल दे सकता है। तो यदि आप मेरा राशिफल देखते हैं, और राशिफल मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि लगन में भी राशि ही आएगी प्रभु। लगन में राशि के अलावा और कुछ अन्य वर्ड नहीं यूज होगा। यहां पे लगन वृश्चिक है तो यहां पे वृश्चिक राशि ही आएगी। तो यदि आप राशिफल बोले तो मैं समझता हूं कि टेक्निकली ये सही है। खैर, हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो यदि आप मेरा राशिफल देखना चाहते हैं तो कृपया इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ अपनी दशा अंतरदशा को भी मिला लीजिए। दशा अंतरदशा को पहचानना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। जितनी भी जन्म पत्रियां आजकल कंप्यूटराइज्ड बनती हैं उनमें दशा अंतरदशा अलग से पेज पर लिखी रहती है, तो आप अपनी दशा अंतरदशा जो है वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया डायरेक्ट कॉल करने की बजाय सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, और यदि आपको सही लगता है, उचित लगता है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं अप्रैल के महीने की ग्रह चाल के बारे में। केतु आपके लगन भाव में ही रहेंगे, वृश्चिक राशि में विराजमान है केतु। शनिदेव आपकी तृतीय स्थान में है, स्वराशिगत है। बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है पूरा महीना अपनी नीच राशि में रहेंगे, पंचम स्थान में। शुक्र आपके पंचम भाव में, लेकिन 10 अप्रैल को शुक्र छठे भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके मीन राशि में पंचम भाव में है। 13 अप्रैल को सूर्य देव जो है अपनी उच्च राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु सप्तम भाव में रहेंगे मंगल के साथ, लेकिन मंगल 13 अप्रैल को अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अब हम सबसे पहले राशि स्वामी यानी कि लगन के स्वामी मंगल की बात करेंगे। वृश्चिक लगन के स्वामी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। तो जिनको भी वृश्चिक लगन के जातकों को इस समय मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा और क्या फल देंगे? देखिए, मंगल जो है महीने के पूर्वार्ध यानी 13 अप्रैल तक तो रहेंगे सप्तम स्थान में, लेकिन उसके पश्चात मंगल चले जाएंगे अष्टम स्थान में, और मंगल की अपनी राशि में केतु भी विराजमान है। मंगल 2 अप्रैल को मृगशिर यानी स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे। मृगशिर नक्षत्र मंगल का अपना नक्षत्र है। मंगल 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम स्थान जो है दोस्तों वैवाहिक सुख को दर्शाता है। हालांकि मंगल जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह करवा सकते हैं, लेकिन मंगल के साथ राहु भी बैठे हुए हैं और आपके दांपत्य जीवन में कटु अनुभव या आपके दांपत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि कारक हैं, तो राहु भी छाया ग्रह है और मंगल के साथ राहु भी अग्नि कारक बन जाते हैं। तो मंगल राहु का यह युति योग जो है आपके दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करता है। सप्तम स्थान दोस्तों आपके व्यापार का भी है। हालांकि व्यापारिक गतिविधियां ज्यों की त्यों आपकी चलती रहेंगी। व्यापारिक गतिविधियों में यदा कदा थोड़ी दिक्कतें परेशानी आपको आ सकती हैं, लेकिन सप्तम स्थान आपके विरोधियों का भी है, तो विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, यानी विरोधी भी आपको परेशानी दे सकते हैं। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी मामले में हैं तो उसमें आपकी उलझने जो हैं बढ़ सकती हैं। मंगल आपके लग्नेश भी हैं और मंगल षष्ठेश भी हैं। लग्नेश होकर के मंगल सप्तम भाव में है,
सप्तम भाव में राहु के साथ है और षष्ठेश है। सेहत व स्वास्थ्य का आपको अत्यंत ध्यान रखना होगा, यह जरूरी है, क्योंकि आपको सेहत आपकी जो है वो बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल, और यही नहीं आपके पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि युति यहां पे केवल मंगल नहीं, मंगल के साथ राहु भी बैठे हैं। 13 अप्रैल को मंगल जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, और अष्टम भाव में मंगल, जाहिर सी बात है लग्नेश होकर के मंगल का अष्टम भाव में जाना आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करता है, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करता है, आपके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करता है, चुनौतियां पैदा करता है। लेकिन मंगल सेनापति हैं, मंगल पराक्रमी हैं, अपने पराक्रम के बलबूते आप इन चुनौतियों से निकल जाएंगे। लेकिन एक बार तो आपको जरूर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल जो है 25 अप्रैल को आर्द्रा यानी कि राहु के ही नक्षत्र में होंगे, और राहु भी सप्तम स्थान में चल रहे हैं। राहु छठे और 12वें स्थान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में होंगे। शुक्र उस समय छठे भाव में आ चुके होंगे और शुक्र 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पर भी आपके लिए अभी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि छठा और 12वां स्थान, जैसा कि मैं बताया आगे भी कई दफा बता चुका हूं, कि आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। रोग की स्थिति, छठा घर जो रोग है, 12वां स्थान अस्पताल है, तो रोग की स्थिति पैदा करता है, आपके दाम्पत्य जीवन में कटु अनुभव पैदा करता है। कुल मिलाकर के मंगल की दशा अंतरदशा अभी आपके लिए बढ़िया नहीं है। जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए मंगल, क्योंकि अष्टम में चले जाएंगे, मंगल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, राहु भी सप्तम स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने बढ़ सकती हैं। हाँ, छठा स्थान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो छठा भाव जो है नौकरी का है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी में ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, या वैसे ही आप यदि इस समय ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण आपको मिल सकता है। लेकिन आपके खर्च भी बढ़ेंगे, व्यय भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र, खर्च बढ़ेंगे और साथ ही साथ निवेश बढ़ेगा, यानी कि आमदनी उतनी नहीं होगी लेकिन खर्च ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के मंगल की जिनको भी दशा अंतरदशा वृश्चिक लगन वालों को चल रही है, भले ही मंगल लग्नेश हो, लेकिन इस समय मंगल की जो गोचरीय स्थिति है बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में, क्योंकि केतु भी आपके लगन भाव में है, और केतु जिनको भी केतु की इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है उनको केतु कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, केतु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं, केतु को क्रूर ग्रह, पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है लगन में बैठे हैं तो आपके लिए कुछ खास शुभ फल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यह भी डिपेंड करता है केतु किस नक्षत्र में है। तो केतु जो हैं आपके इस समय वर्तमान में ज्येष्ठा नक्षत्र से गुजर रहे हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं। बुध चल रहे हैं आपके पंचम भाव में, लेकिन वो भी नीच भाव में है, नीच स्थान में है, और बुध जो है अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पे बुध थोड़ा सा डाइसी हो जाते हैं, डाइसी यानी कि बुध अपना मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे। एक तो नीच भाव में बैठे हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो बुध दोनों प्रकार का मिश्रित सा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल प्रदान करेंगे। पंचम स्थान में बुध नीच हैं, तो जाहिर सी बात है संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पंचम स्थान संतान की वृद्धि भी करवाते हैं, क्योंकि लाभेश भी हैं। तो संतान की वृद्धि से अर्थ है कि संतान यदि नहीं है तो संतान होने का योग भी बन सकता है। जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं, तो संतान होने का योग भी बनाते हैं, लेकिन संतान को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी भी दर्शाते हैं। इसके बाद पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, और बुध जो है शेयर मार्केट के कारक भी माने गए हैं। बुध लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, तो शेयर मार्केट में जरूर सोच समझ के निवेश कीजिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान भी जुड़ा हुआ है। जहां थोड़ा सा लालच आपने किया नहीं वहीं आपको नुकसान होने की संभावना भी है। लेकिन हां, यदि आप छोटे छोटे लाभ लेकर के अपना
निकल जाएं तो स्थिति बेहतर रहेगी। यानी कि आपको ज्यादा लालच नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे लाभ लेकर के आप निकल सकते हैं। इसके अलावा पंचम स्थान जो है आपका लव लाइफ को भी दर्शाता है। पंचम स्थान में बुध जो है नीचस्थ है, नीच भाव के स्वामी हैं, नीच भाव में बैठे हैं, अष्टमेश भी हैं और लाभेश भी हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति, कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम। मतलब लव लाइफ जो है आपका, जो भी आपका लव पार्टनर है उसके साथ बड़ी विचित्र सी स्थिति रहेगी। मतलब कभी उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे तो कभी उनसे आपके संबंध एकदम से खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल एकदम से अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो आपका लव लाइफ वाला जो संबंध है ये चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ स्थान के स्वामी बुध जो हैं ये आपको उनसे जोड़े रखेंगे। इसके अलावा मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा। इसके अलावा बड़े भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन अष्टमेश होने के नाते पंचम स्थान जो है, पंचम स्थान में अष्टमेश का आना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मान हानि, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि, कहीं ना कहीं राजदंड भी आपको दे सकता है। क्योंकि अष्टम भाव जो है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, बल्कि कुंडली में सबसे जो अशुभ स्थान है वो अष्टमेश को माना जाता है, अष्टम भाव को माना जाता है। तो अष्टम स्थान में कोई ग्रह बैठा हो या अष्टमेश कहीं बैठा हो, दोनों ही सूरतों में अशुभ फल प्राप्त करेंगे। अब केतु की जो दृष्टि है वो भी इस समय पंचम स्थान पर ही चल रही है। पंचम स्थान पर केतु की दृष्टि, अब केतु क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो जाहिर है कि केतु की दृष्टि की वजह से भी संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी हो, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं। यानी इस समय जो नौकरी है उसमें भी आपको बाधाएं पैदा कर सकते हैं। नौकरी में बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नौकरी जा भी सकती है। इसके बाद केतु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, वहां पर तो पहले से ही मंगल राहु बैठे हैं, तो सप्तम भाव पर भी केतु की दृष्टि आपके लिए दांपत्य जीवन में आपके लिए कड़वाहट पैदा करती है। फिर केतु की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो केतु की नवम भाव पर दृष्टि भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होगी। जाहिर है भाग्य जो है अभी आपका साथ नहीं दे पाएगा, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जो है कम होगी। तो इस प्रकार से केतु जो हैं अभी आपको इस प्रकार का मिश्रित फल या शुभाशुभ फल आपको प्रदान करते हैं, जिनको भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में। शनिदेव की बात कर ली जाए, शनिदेव आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो शनि आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनिदेव की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो शनिदेव जो हैं इस समय श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी है। जाहिर है बहुत से लोगों के मन में यह बात आएगी कि भाई चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है और शनि इस समय क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि चंद्रमा की आपकी अपनी कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में है, शुभ स्थिति में है, जैसे कि चंद्रमा लगन में हो, द्वितीय भाव में हो, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा छठे, सातवें, 10वें, 11वें भाव में हो, तो जाहिर है फिर ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी कारोबार में तरक्की मिलेगी, सभी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी, आपके अपने आप जो कार्य है वो बनते चले जाएंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का पूर्ण सुख सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा आपको। और साथ ही साथ यदि आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, तो वहां आपको लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। ये सभी डिपेंड करता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। लेकिन यदि इसके विपरीत चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में नहीं है या अशुभ भाव में है, तो फिर चंद्रमा के फल जो हैं आपको शुभ नहीं मिल पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा यदि आपके तृतीय भाव में हो
या फिर चंद्रमा पंचम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, नवम या द्वादश भाव में हो। नवम भाव में भी चंद्रमा कोई खास अकेले शुभ फल नहीं दे पाएंगे जब तक कि चंद्रमा पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। लेकिन तृतीय, पंचम, अष्टम और 12वें स्थान में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो जाहिर है चंद्रमा बहुत अधिक शुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, नौकरी में दिक्कतें आएंगी, नौकरी परिवर्तन के योग बना सकते हैं, कारोबार में दिक्कतें आएंगी, यानी प्रत्येक कार्य में आपके रुकावटें पैदा कर सकते हैं। इसके बाद शनि महाराज की दृष्टि पंचम स्थान पर भी है। अब देखिए, दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि, केतु और शनि की पंचम स्थान पर दृष्टि है, यानी पंचम स्थान पर इस समय दो पाप ग्रहों की दृष्टि रहने से संतान पक्ष की तरफ से चिंता लाजमी है, या संतान के लिए यह समय अभी ठीक नहीं है, संतान के मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं। इसके अलावा लव लाइफ के लिए भी ये समय ठीक नहीं। शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिए। आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में अभी आपके मार्ग में रुकावटें आएंगी। इसके पश्चात शनि महाराज की दृष्टि नवम भाव पर भी रहेगी, जो कि आपका भाग्य भाव माना जाता है। तो भाग्य भाव पर भी क्योंकि शनि की दृष्टि है तो जाहिर है भाग्य अभी आपका इतना बढ़िया साथ नहीं दे पाएगा, बल्कि कारोबार या नौकरी में परिवर्तन के योग भी दर्शाते हैं। इसके बाद शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर। अब 12वां स्थान खर्चों का है, तो यहां पे थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि रहने से 12वां स्थान का नाश होगा, यानी खर्चों का नाश होगा, व्यय का नाश होगा। तो यहां पे 12वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि जो है आपके खर्चों को कम करती है, लेकिन आपके विदेशी व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और माफ कीजिए, आपके इसके स्वास्थ्य पर इसका आपके जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो कुल मिलाके शनिदेव की दशा अंतरदशा भी अभी बहुत बढ़िया फल आपको नहीं दे पाएगी। उसका कारण यह है कि शनिदेव की दृष्टियां जो हैं वो अभी इतनी बढ़िया नहीं है। हाँ, शनि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो फिर शनि आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसी तरह बृहस्पति की बात कर ली जाए, बृहस्पति जो है 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकलने वाले हैं और कुंभ राशि में यानी चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब यहां से बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो ये फल आपके लिए। देखिए, बृहस्पति जो है 1 अप्रैल से लेकर के पूरा ही महीना धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अब मंगल पहले 13 दिन तो है सप्तम भाव में और अगले बाकी के दिन मंगल रहेंगे अष्टम भाव में। तो यहां पे बृहस्पति 2 तरीके से फल देंगे, यानी पहले 13 दिन बृहस्पति का फल और होगा, अगले 13 दिन बृहस्पति, बाकी का जो महीना रहेगा उसमें बृहस्पति का फल थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले 13 अप्रैल तक यानी 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में, मंगल सप्तम भाव में है, लगन और छठे भाव के स्वामी। अब यहां पे कारोबारी स्थिति तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं है। आपके स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं है, क्योंकि मंगल षष्ठेश भी है, लग्नेश भी है। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं। नौकरी में आपको अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी जो है, नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपके लिए बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल सकती है। सप्तम स्थान में मंगल है, दाम्पत्य जीवन में भले ही तनाव पैदा करे, लेकिन वैवाहिक सुख को, यानी कि यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के योग आपके बना सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान विवाह के योग भी बना दिया करता है। मंगल और राहु का यह युति योग दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे अष्टम स्थान में, लग्नेश और षष्ठेश का अष्टम में जाना। अब यहां पे आपके लिए गुरुदेव जो है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल अष्टम स्थान में होंगे, तो आपके लिए चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, आपके मार्ग में रुकावटें, बाधाएं पैदा करते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड की स्थिति पैदा करते हैं। कुल मिलाकर के बृहस्पति जो हैं, जब तक अभी मृगशिर नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तब तक आप, माफ कीजिए, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तब तक अभी बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा कोई खास शुभ फल देने में समर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जो हैं वो आपको फिर भी सुकून प्रदान करती हैं। बृहस्पति की
अभी पहला हफ्ता यानी 6 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, कारोबार को बढ़ाती है। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को या ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ कारोबार में परिवर्तन के संकेत भी देती है। बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ स्थान पर रहेगी तो आय के साधन बनते रहेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे चौथे स्थान कुंभ राशि में, यहां से बृहस्पति की अष्टम स्थान पर दृष्टि। अब अष्टम स्थान पर दृष्टि बृहस्पति की आयु के लिए शुभ है, यानी आयु तो बढ़ाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ही साथ अष्टम स्थान बाधाओं का है, बाधाओं को भी बढ़ाती है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ना आयु के साथ साथ आपके मार्ग में रुकावटें और बाधाओं को भी बढ़ाती है। फिर बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कारोबार आपके लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा या कारोबार ठीक ठाक एवरेज चलता रहेगा। बृहस्पति की 12वें स्थान पर दृष्टि खर्चों को बढ़ाती है, व्यय को बढ़ाती है, आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाती है, आपके विदेशों से संबंध मजबूत करती है, दूरस्थ यात्रा यानी विदेश जाने का सौभाग्य भी आपको बन सकता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लें बुध की, कि बुध आपको इस महीने यानी अप्रैल के महीने कैसा फल प्रदान करेंगे। तो जिनको भी इस समय बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये फल आपके लिए। देखिए बुध जो है नीच राशि में है, मीन राशि में, और बुध आपके अष्टम और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। अष्टमेश और लाभेश होकर के बुध जो है पंचम भाव नीच स्थान में है, लेकिन बुध अपने किस किस नक्षत्रों में है और उसके अनुरूप ही फल देंगे। तो सबसे पहले 2 अप्रैल को बुध होंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि आपके तृतीयेश होकर के तृतीय स्थान में बैठे हैं और चौथे स्थान के स्वामी भी बनते हैं। जाहिर है व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं से, निकट भाई बंधुओं से सुख सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कारोबार या पराक्रम या आपके स्वभाव में थोड़ी सी शिथिलता रहेगी, मतलब उतनी एनर्जी नहीं रहेगी जितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी का लेवल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे काम करने के आदी हैं, प्रत्येक कार्य धीरे धीरे चलेगा। और जाहिर है भाग दौड़, हाँ मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तब। इसके बाद 10 अप्रैल को बुध चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में। अब रेवती नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं, पंचम स्थान में हैं, अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो मिला जुला सा फल देंगे। पंचम स्थान जो है संतान का है। अब यहां पे बुध नीच होकर के बैठे हैं, तो संतान के प्रति चिंता, संतान से कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट हो सकता है। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं हाँ ना वाली स्थिति, या कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम। क्यों? क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं। अष्टम स्थान का काम है आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करना, और लाभेश का काम है आपके उन बाधाओं को दूर करना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना। इसीलिए बुध जो हैं बहुत डाइसी रहेंगे, बहुत मिला जुला सा फल प्रदान करेंगे। लव लाइफ भी ऐसी ही रहेगी। शेयर मार्केट में भी बहुत लंबा समय तक निवेश मत कीजिएगा। जल्दी से अपना निवेश किया, पैसा लिया, लाभ या प्रॉफिट मिला, निकल लिए। ज्यादा लंबे के निवेश के लालच में या ज्यादा अधिक लालच के चक्कर में आप नुकसान भी खा सकते हैं। इसके बाद 16 अप्रैल को बुध जो हैं अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। अब केतु आपके लगन स्थान में है, मंगल की राशि में है, मंगल अष्टम भाव में पहुंच चुके हैं, और ये जो षडाष्टक योग बना हुआ है दोनों का, ये बढ़िया नहीं है। वाहन संभल कर चलाइएगा, सावधान रहिएगा, चोट आदि का भय बना रह सकता है। किसी से वाद विवाद में मत पड़िएगा, झगड़ों से दूर रहिएगा, और हो सके तो जितना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अग्निकारी ग्रह हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसके बाद 27 अप्रैल को बुध जो है भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके छठे भाव में होंगे। शुक्र आपके सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं।
यहां पर भी अगर मैं ये कहूं कि स्वास्थ्य के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं है तो जाहिर है छठा भाव रोग स्थान है। हाँ, नौकरी के लिए स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा नौकरी में अनुकूलता यानी कार्य समय पर संपन्न होंगे, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छठा भाव रोग, 12वां स्थान अस्पताल, तो रोग की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा छठा और 12वां स्थान आपके दांपत्य जीवन में भी तनाव पैदा करता है, आपके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करता है, आपके विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं और कोर्ट कचहरी मामलों में भी उलझने आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है, इस प्रकार के बुध के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं जिनको भी इस समय बुध की दशा। अब हम शुक्र की बात कर लें कि शुक्र आपको कैसा फल देंगे। शुक्र भी, अब देखिए तीनों एक ही राशि में है, बुध भी मीन राशि में है, शुक्र भी मीन राशि में रहेंगे अभी 10 अप्रैल तक, सूर्य भी 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। तो जाहिर है ये तीनों के तीनों ग्रह जो हैं एक समान नक्षत्रों से संचार करेंगे, एक जैसे नक्षत्रों से, तो फल भी इनका एक जैसा ही होगा। बस केवल इनके फल देने की जो नेचर है, जो प्रकृति है वो बदल जाती है। तो शुक्र जो है 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे और बुध का फल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि बार बार उसी चीज को हम रिपीट करें, तो आपके लिए भी बोरिंग सा हो जाएगा। तो शुक्र जो है बुध का ही फल प्रदान करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। 10 अप्रैल को शुक्र जो है अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु भी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि केतु लगन में है, मंगल की राशि में है। मंगल भी 13 अप्रैल को अष्टम में चले जाएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं, मान पद प्रतिष्ठा के लिए स्थिति अनुकूल नहीं, झगड़ों से दूर रहना है, चोट आदि से बच करके रहना है। इसके बाद शुक्र 21 तारीख को भरणी यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र भी आपको अभी बुध के समय भी जो मैंने आपको फल दिया शुक्र का वही सेम फल रहेगा, यानी कि शुक्र आपके लिए जो है दांपत्य जीवन में अभी कड़वाहट पैदा करते हैं, दांपत्य जीवन में अभी आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। नौकरी में बढ़िया रहेंगे, नौकरी में तरक्की देते हैं, लेकिन खर्च बड़े रहेंगे, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का भी इस प्रकार से आपको मिश्रित सा फल प्रदान होगा। सूर्य की बात कर ले तो सूर्य भी उन्हीं नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं जिनके बारे में अभी शुक्र के बारे में बताया। 1 अप्रैल को सूर्य भी रेवती नक्षत्र से ही गुजरेंगे जो कि बुध का नक्षत्र है, तो वो सब फल जो मैंने बुध के बारे में बताए। उसके पश्चात 13 अप्रैल को सूर्य भी अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, तो केतु मंगल की राशि में, और केतु और मंगल का भी अभी मैंने आपको समझा दिया कि सूर्य भी उसी प्रकार से फल देंगे। तो केतु का जो फल मैंने आपको बताया वो सूर्य के माध्यम से प्राप्त होगा। 27 अप्रैल को सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो यहां पर भी शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे जो शुक्र आपको छठे भाव में रह करके देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों ग्रह सूर्य बुध और शुक्र एक जैसा ही फल देने वाले हैं, सिर्फ केवल अंतर ये होगा इनके फल देने की प्रकृति में और इनके फल देने की तारीखों में अंतर होगा, क्योंकि जिन जिन तारीखों को ये जिन जिन नक्षत्रों में जाएंगे उसके अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो केवल तारीखों में अंतर होगा लेकिन फल वैसा ही रहेगा, एक समान, कोई खास अंतर नहीं होगा। तो सूर्य बुध और शुक्र जिनको भी इस समय सूर्य बुध या शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनको एक जैसे ही फल प्राप्त होंगे। राहु की बात कर लें, राहु आपके सप्तम स्थान में है। राहु जो है सप्तम स्थान में मंगल के साथ डटे हुए हैं। अब ये स्थान जो है दांपत्य जीवन का है, तो सबसे पहले तो वैवाहिक सुख में दिक्कतें पैदा करते हैं, विवाह के कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। यदि आपका विवाह योग्य उम्र है तो आपका विवाह नहीं होने देंगे, यानी दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी। फिर राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन यहां पे भी चंद्रमा की स्थिति कैसी है? चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो जाहिर है भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ है तो फिर आपके लिए कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, कारोबार में परिवर्तन के योग बनाते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, ईश्वर भक्ति में आपका मन नहीं लग पाएगा। तो इस प्रकार के राहु की दशा अंतरदशा में आपको फल प्राप्त हो सकते हैं।
इसके बाद राहु की दृष्टि होगी लाभ स्थान पर, तो आपके आय के साधनों में या आय के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। राहु की लगन भाव पर दृष्टि सेहत के लिए नुकसानदायक है। राहु की तृतीय भाव पर भी दृष्टि हो तो ये भी भाई बंधुओं के लिए कुछ खास बढ़िया नहीं है। अब हम चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जाहिर है भाग्य की वृद्धि करते हैं, आपके लिए यात्रा आदि के योग बनाते हैं, ईश्वर भक्ति ईश्वर साधना में मन लगेगा। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। हर कार्य में सफलता अर्जित होगी, प्रत्येक कार्य में लाभ होगा, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि चंद्रमा आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो फिर यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं होंगी। 6, 8, 12 में चंद्रमा जो है आपको बिल्कुल विपरीत प्रभाव देंगे और आपके सभी कार्यों में रुकावटें पैदा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कौन सा उपाय सबसे जरूरी है, कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, मंगल राहु सप्तम भाव में रहेंगे। अभी महीने का पूर्वार्ध जो है मंगल राहु सप्तम भाव में है, वृषभ राशि में है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सप्तम स्थान जो है दाम्पत्य जीवन का है, यहां पे दिक्कतें आएंगी, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा होगी। तो इससे बचने के लिए जितना हो सके आप गौ सेवा करें, गाय को चारा या गाय को मीठा गुड़ आदि जो भी आपकी श्रद्धा हो आप गाय को खिलाते रहे पूरा महीना, या कम से कम प्रत्येक शुक्रवार के दिन गाय को आप जरूर चारा आदि खिलाएं। तो आपके जो आपस के संबंध हैं, जो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है, वो निश्चित तौर पर कम होगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।